चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स को, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएं। इससे पहले जो वीडियोस हमने पढ़ी हैं उसमें भी हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए और तब इस वीडियो पे आना, ताकि आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स खुद से कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला न्यूमेरिकल वो है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है दो चार्ज स्फीयर्स ले लेते हैं, छोटे छोटे स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैं। इनका चार्ज दे रखा है आपको, इसका Q1 दे रखा है, इसका Q2 दे रखा है, मतलब इनकी वैल्यू दे रखी है। Q1 ये रहा और Q2 ये रहा। ठीक, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, तो आर की वैल्यू क्या है 30 सेंटीमीटर। अब भाई सेंटीमीटर में है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बोला है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्पेयर्स। तो यार इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है ये निकालना है आपको। ठीक है, तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने क्या करा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा है ना, तो कोलम्स लॉ लगाऊंगा मैं। तो कोलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हर बच्चे को आता होगा, अगर आपने ये पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। अब आपको पता है, देखो इन दोनों के बीच में कोई मीडियम तो दिया नहीं है, फ्री स्पेस मैं मान सकता हूँ, यानी कि K की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, एंड जो दूसरा चार्ज है वो है 3 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन आर स्क्वायर। आर देखो 30 सेंटीमीटर है, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। मैंने डिवाइड बाय 100 क्यों करा, ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये न्यूमरेटर वाला और वो 9 वाला कट जाएगा उसके साथ। ठीक है, 2 3 6, और जब 10 यहाँ से जो बचेगा 1 अपॉन 10 की पावर 2 बच रहा है। ये जब आप ऊपर सॉल्व करोगे पूरा, तो f की वैल्यू जो यहाँ पे मेरे पास आएगी वो आएगी 6 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं पे 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। आप सॉल्व करिए, आराम से आ जाएगा, आराम से कट भी रहा है। देखो 2 3 या 6 सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, करो थोड़ा सा आप भी करो मेहनत। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। तो बोला है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ अ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू द अनदर चार्ज। कम ऑन, ध्यान से सुनिए कि एक फोर्स लग रहा है किस पे, एक स्फेयर है, मतलब स्मॉल स्फेयर है, जिसका चार्ज तुम्हें दे रखा है कितना 0.4 माइक्रोकूलम है ना। तो उसने बोला इस पे फोर्स लगा है। अब मुझे ये नहीं पता किस डायरेक्शन में बनाना है, पहले आगे पढ़ते हैं। उसने बोला इस पे फोर्स लगा है, इस वाले चार्ज पे, इस वाले स्फेयर पे जो कि चार्ज है। अब ये किसकी वजह से लगा है फोर्स, ये दूसरा स्मॉल स्फेयर है यहाँ पे, उसने फोर्स लगाया है इस वाले पे। ठीक है, सेकंड वाले पे ये मान लो ए है, ये वाले बी है, ये ए वाले ने बी पे क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। अब क्यों लगाया, ये भी चार्ज होगा। अब देखो उसने बोला इसका जो चार्ज है वो -0.8 माइक्रोकूलम है। अब देखो ये Q2 ले लेता हूं मैं, ये Q1 है, ये Q2 ले लिया मैंने, ये 0.4 माइक्रोकूलम है। ओके, अब कैसा फोर्स लगाया होगा इस ए वाले ने बी वाले पे, कैसा फोर्स लगाया होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव ऑब्वियसली। ठीक है, आपको दिख भी रहा है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, और ये फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 0.2 न्यूटन। ठीक है, 0.2 न्यूटन का फोर्स दिया है, देखो इतने फोर्स लगाया उसने उसमें। तो आपसे सवाल पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। ऑब्वियस सी बात है कि यही पूछने वाला था वो। ठीक है, तो बताना है आपको कि कितना डिस्टेंस की दूरी पे रखा गया है जिसकी वजह से इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करा जाएगा भाई, न्यूटन का, सॉरी कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ कैसे करेंगे, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन क्या आर स्क्वायर। हमें निकालना है R, तो मैंने R की वैल्यू, R को ऊपर ले गया, और ये क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन क्या F। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, जरा वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू क्या है, वो है 0.8 माइक्रोन का मतलब क्या, 10 की पावर -6 है ना। ऐसे ही दूसरा वाला चार्ज कौन सा है, ये है 0.4 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोन का मतलब यही हुआ। ठीक है, डिवाइडेड बाय फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी है 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो आई थिंक काफी कुछ कट जाएगा यहाँ पे आराम से। ठीक है, आप सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो कुछ इस तरह का आना चाहिए, 144 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा आई थिंक यहाँ पे। हाँ सही है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो आर स्क्वायर
की वैल्यू तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे आर की वैल्यू चाहिए। तो आर के लिए क्या करूंगा, अंडर रूट लगा दूंगा इस पे, है ना, इस वाले पे अंडर रूट लग जाएगा। तो 144 का अंडर रूट में अगर मैं करूं 144 इंटू 10 की पावर क्या -4, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर ये है। दूसरा पार्ट का आंसर है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। भाई ये वाले ने इस पे फोर्स लगाया इधर को, ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाला, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स उतना ही लगाएगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। समझ रहे हो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। ये वाला इस पे, मतलब ए वाला बी वाले पे अगर इधर फोर्स लगाएगा तो बी वाला कहाँ लगाएगा, ए वाले पे इधर को तो लगाएगा। ठीक है, तो अपोजिट होगा, फोर्स उतना ही होगा, 0.2 न्यूटन का ही होगा, बस डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, ये इसका आंसर है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो मान लो ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक है, तो मैंने ये मान के चला है पहले वाले की वजह से। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, पहले वाले की वजह से, जो मैंने पहला बनाया था ये, भले ही मैंने नाम अलग अलग लिखे हैं ए और बी, आप ध्यान रखें पहला ये है और दूसरा ये वाला है। ठीक है, ए वाला दूसरा है, बी वाला पहला है। तो सेकंड वाले पे बी वाले से, मतलब जो पहला वाला है, उसने कितना फोर्स लगाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आएगा। Okay. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे पास कुछ इस तरह का है कि चेक द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। आपको ये चेक करने की जो रेशियो है डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो लिख लेते हैं के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, के क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ई क्या है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो इसका रेशियो डायमेंशनलेस चेक करना है यार, एक काम करो यूनिट पुट कर दो, अपने आप पता चल जाएगा। के की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कोलम स्क्वायर होता है ना, तो कोलम की पावर -2, समझ रहे हो, अपॉन में आता है कोलम स्क्वायर, तो मैंने ऊपर ले गया उसको साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब दूसरा क्या है, चार्ज, चार्ज का क्या होता है कोलम का स्क्वायर, कोलम है ना, कोलम का स्क्वायर हो जाएगा, दो चार्ज है क्योंकि वो। अब दूसरा देखो जी क्या होता है, जी का अगर आपको पता हो, नहीं निकालना आता तो समझा देता हूँ। देखो जी आता है ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको पता हो, ये होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी के यूनिट के निकालने के लिए मुझे ये क्या करना पड़ेगा, एफ जी जो है आर स्क्वायर, एफ जी मतलब फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्मॉल सफिक्स में है ये। ठीक है, ठीक। दूसरा क्या आ जाएगा, नीचे ये हो गया मल्टीप्लाई में हो गया, नीचे क्या आ जाएगा m1 m2, m1 m2। तो भाई कैपिटल जी का यूनिट क्या होगी, फोर्स क्या होता है न्यूटन। ठीक है, और ये क्या है मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस है नहीं, और नीचे क्या आ जाएगा केजी का स्क्वायर। तो बस जी की यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी ऊपर चल जाएगा, केजी स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो केजी की पावर क्या हो जाएगा -2। दोनों मासेस हैं तो क्या हो जाएगा केजी का स्क्वायर। अब देखो 2 -2 ये तो हट गया दोनों, केजी वाला, न्यूटन न्यूटन कट गया, मीटर स्क्वायर कट गया, और ये देखो ये भी देखो ये भी हट गया। ठीक है, तो आंसर आया इसकी कोई यूनिट ही नहीं आ रही, नो यूनिट मतलब डायमेंशनलेस। तो पहला तो चेक हो गया। फिर उसके बाद बोला उसने लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो की, ये जो रेशियो है इसकी ना वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सारी वैल्यूज पुट करके। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी होती है भाई, वैल्यू पुट करते हैं, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 10 की पावर 9 कोलम, मतलब चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम, ये स्क्वायर करना पड़ेगा इसका। ठीक है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कितना होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ओके, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये कितना होता है 9.1 इंटू इंटू 10 की पावर -31। ओके, अरे -31। और मास ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 के जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो जब आप इन चीज़ों को सॉल्व करोगे, ये वाला देखो 1.67, ओके, और 1.66 वही तो वाह। ठीक, तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह का आ रहा है 2.287 इंटू 10 की पावर 39। अब वो बोल रहा है ये जो रेशियो आएगा, ये जो वैल्यू आ रही है, व्हाट डज दिस सिग्निफाई, ये जो रेशियो आ रहा है क्या आपको बताना चाह रहा है। ठीक है, तो करके देखते हैं, थोड़ा सा मैं जगह छोड़ता हूँ पहले। ओके, तो जो हमारे पास जो रेशियो आया है वो आया है क्या, के स्क्वायर जी एम ई एम पी, जो रेशियो आया है सॉल्व करके वो आया 2.2
0.87 इंटू 10⁻39। ठीक है, हमें ये पता करना है कि क्या बताना चाह रहा है। पहले तो यार इस रेशियो के बारे में पता करना पड़ेगा कि ये है क्या, ये क्या बताना चाह रहा है, तभी तो समझ में आएगा ये वैल्यू क्या बताएगी इससे। तो देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि दो पार्टिकल है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है, प्रोटॉन। कम ऑन, ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, जी आ रहा है, कैपिटल जी कब आता था, सोचो, कैपिटल जी कब आता था, जब फोर्स कौन सा लगता था, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इनका मास दे रखा है एम ई और एम पी, तो पक्का यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ऐसा। तो एफ जी लिख लेते हैं इसको, ठीक है, नीचे एफ जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता था, जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता था। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी आ रहा है इसमें और चार्जेस की वैल्यू भी आ रही है। देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ई, मैं ई लिख लेता हूँ। प्रोटॉन का चार्ज भी ई के बराबर ही होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ठीक है, तो दोनों का चार्ज सेम होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी दे रहा है यहाँ पे, यानी कि अब चार्जेस मतलब जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो वाला भी वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा रहा है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, तो इसका जो वैल्यू होगी वो होगा क्या, के Q1 Q2 होता है ना, तो Q1 कौन सा है, चार्ज कौन सा है, ई, दूसरा चार्ज भी क्या है, ई, अपॉन दोनों के बीच की दूरी वही है सेम, आर स्क्वायर। ठीक है, आर थी ना दोनों के बीच की दूरी। तो जब आप इनका रेशियो लेते हो, ठीक है, तो या एक काम करते हैं, एफ ई अपॉन एफ जी कर लेता हूँ मैं, ताकि के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर, ये कट गया। तो ये आ रहा है क्या, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। अब देखो पहले जैसा बन गया और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2.287 इंटू 10⁻39। ओ माई गॉड, आंसर तो आ गया। तो यहाँ पे मैं इस पूरे को लिख लेता हूँ, यहाँ पे एफ ई अपॉन जो एफ जी था, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो है वो लगभग 10⁻39 के टाइम्स आ रहा है। इसको हटाओ जरा, इसके बारे में इससे समझते हैं। तो यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10⁻39 टाइम्स बड़ी है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 10⁻39 टाइम्स बड़ी आ रही है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है कुछ इस तरह का, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे के सारे। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क, ठीक है, मान लो ये हमारे पास कोई ग्लास रॉड है और ये सिल्क है मेरे पास, ठीक है, दिस इज सिल्क एंड दिस इज ग्लास रॉड, glass rod, okay, a charges appears on both, glass rod is rubbed with the silk। ठीक है, जैसे आपने इसको रब करा इसके साथ, वैसे ही क्या हुआ, चार्जेस अपीयर होने लग गए दोनों में। तो जब आपने रगड़ा होगा दोनों में, ठीक है, जब आपने दोनों को रगड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक, तो अब ये ऐसे ऐसे करके मान लो इससे इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, ग्लास रॉड थोड़ा ऊपर आता है सीरीज में, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, और ये क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन इस पे आए हैं। तो भाई इसने इलेक्ट्रॉन दिए और जितने इलेक्ट्रॉन ये देगा उतने इलेक्ट्रॉन ये सिल्क अपने में ले लेगा। ठीक, तो समझते हैं पहले इसको। वो बोला एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ से प्रूफ करना है, ठीक है, इन दोनों इस कॉन्सेप्ट से। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, वो क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ठीक, तो देखो कैसे, ये बिफोर रबिंग का सीन है, पहले जब रब नहीं हुआ था, बिफोर रबिंग क्या हुआ था, दोनों पे चार्ज कुछ भी नहीं था, न्यूट्रल थे दोनों के दोनों, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल चार्ज क्या था, 0। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ जब आपने रब, ये देखो आपने कांटेक्ट में लाया उनको, अब उसके बाद मतलब रब करा दोनों को, कांटेक्ट मतलब फ्रिक्शन करा, यहाँ पे रगड़ा आपने दोनों को, रब करा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा। अब देखो कैसा है, इसने जितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। तो यानी कि जितना चार्ज इसमें है, मान लो चलो प्लस क्यू चार्ज आ गया इसमें ग्लास रॉड में, तो जितना चार्ज इसमें आया है उसके अपोजिट चार्ज इसमें आ चुका है, ठीक है, माइनस क्यू। तो टोटल चार्ज अगर मैं आफ्टर रबिंग देखूँ इस सिस्टम का, अभी भी क्या आएगा, टोटल चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, ये है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज स्टिल 0। तो बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग charges is constant, total charge of the system is constant, तो hence law of conservation is valid।